हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया के बाद जो हमारी अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन। उस अभिक्रिया के ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। यानी कि अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, उसमें हमने संयोजन, वियोजन या अपघटन, इसके बाद विस्थापन और इसके बाद हमने सक्रियता श्रेणी, इन सब के बारे में चर्चा कर ली थी, अध्ययन कर लिया था। अब जो हमारी अगली अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए, जैसा कि हमने देखा, विस्थापन अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। उसको हमने कहा था विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो तत्वों का आदान प्रदान होगा। जैसे दो अभिकारक होंगे, कितने अभिकारक होंगे, दो अभिकारक होंगे, और दोनों अभिकारकों में जो तत्व होंगे या आयन होंगे उनका क्या होगा, दोनों साइड से विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब इसका कोई पार्ट निकलकर इसके पास जाएगा और जबकि इसका कोई पार्ट निकलकर इस प्रथम अभिकारक के पास जाएगा। तो इसको कहेंगे द्विविस्थापन। इससे पहले हमने देखा कि विस्थापन में क्या होता है, केवल एक ही तत्व का चेंज होता है, केवल एक ही तत्व का चेंज होता है। जैसे कि मैं बात करूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, या फिर H2SO4 ले लिया हमने। क्या ले लिया, H2SO4। ये रिएक्शन हमारे बुक में है भी सही। जिंक प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, H2। तो यहां पर क्या हुआ था, इस जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया था, जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया था, जबकि हाइड्रोजन ने विस्थापित किसी को नहीं किया। तो ये तो थी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो पता कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं कि पता कैसे लगाएं, यहां पर विस्थापन है या द्विविस्थापन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन। तो बेटा यहां पर देखिए तीन चीजें नजर आ रही होंगी आपको, एक तो जिंक, एक हाइड्रोजन और एक सल्फेट। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फेट, ये विस्थापन अभिक्रिया में तीन ही चीजें नजर आएंगी। जबकि यहां भी देखो उत्पाद में भी 1 2 3 तीन चीजें नजर आएंगी, जबकि द्विविस्थापन में हमें चार चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले देखिए यहां पर कैल्शियम, इसके बाद क्लोरीन, एल्यूमिनियम और सल्फेट, चार चीजें अभिकारकों में भी नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार से हमें चार चीजें कहाँ नजर आ रही हैं, उत्पाद में भी नजर आ रही हैं। और वैसे भी देख के हमें पता लग जाएगा, यहाँ पर कोई ना कोई चीज सिंगल मिलेगी, यहाँ पर कोई भी चीज सिंगल नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने बात की है किसके बारे में, कि कोई अभिक्रिया विस्थापन है या द्विविस्थापन है, उसको आपको पहचाना आ गया होगा। यहाँ पर तीन चीजें नजर आएंगी, जबकि यहाँ पर चार चीजें नजर आएंगी। अब चार चीजों का मतलब है ये तत्व भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। तो मैंने चार चीजें कहा है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, अभिकारकों के आयनों या घटकों, यानी कि तत्व हो सकते हैं, आयनों या घटकों का आदान प्रदान होता है। क्या बात कहा, क्या बात की हमने, आदान प्रदान। यानी कि एक से ही निकल के नहीं जाएगा, एक से निकल के दूसरे पर जाएगा तो दूसरे से भी निकल करके पहले पर आएगा। जैसे कि मेरी बात, ये दो यौगिक हैं या अभिकारक मान ली मैंने, तो इसका कोई पार्ट यहां से निकलेगा और ये दूसरा अभिकारक है उससे भी निकलेगा, और दूसरे अभिकारक का पार्ट पहले पर और पहले अभिकारक का पार्ट दूसरे पर। तो इस क्रिया को मैं कहूंगा एक्सचेंज होना। क्या कहूंगा मैं इसको, एक्सचेंज होना। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये अभिक्रिया हो गई द्विविस्थापन। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों या घटकों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हमारे पास मैंने चार रिएक्शंस लिए हैं, मैंने चार रिएक्शंस लिखी हैं समझने के लिए। सबसे पहले इसको मैं छोड़ देता हूं, ये थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही है ना, सिंपल वाली देखो, ये तीनों सिंपल हैं। देखिए कैसे, यहां पर देखिए ये क्या है, ये एजी हम किसको, एजी से हम किसको लिखते हैं, सिल्वर को या चांदी को। तो ये क्या है, यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट है। और ये क्या है, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो कुछ भी नहीं करना। अगर 9th में तुमने सीखा होगा कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, अगर 9th में आपने सीखा है और अगर आपको आता है तो यहाँ पर इस समीकरण को बनाने में या फिर कोई सी भी समीकरण बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 9th में थोड़ा सा ध्यान से या ढंग से पढ़ा है रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पर पहला तत्व या पहला यौगिक मान लो हमने क्या लिया है, अर्जेंटम यानी कि सिल्वर चांदी।
सिल्वर क्या करता है, यहां से किसके पास चला जाएगा, Cl के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, Cl के पास। और जो K है वो किसके पास चला जाएगा, नाइट्रेट के पास। जो पोटेशियम है, तो एक्सचेंज यही तो है, एक्सचेंज। देखो सिल्वर कहां पहुंच गया, दूसरे वाले के पास, और दूसरे में कौन है, पोटेशियम, वो कहां पहुंच गया, नाइट्रेट के पास। किसके पास, नाइट्रेट। तो Ag और Cl क्या बन गया, AgCl। तो देखिए Ag किसको लिखते हैं हम, सिल्वर के लिए यूज करते हैं, और Cl किसके लिए, क्लोराइड के लिए। तो इसका नाम बनेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम बनेगा इसका, सिल्वर क्लोराइड। इसमें संयोजकता में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए मैंने पहले इसको लिया, इसको नहीं लिया। इसमें संयोजकता में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। और इसी प्रकार से K किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रेट के साथ, तो उसका नाम क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम बन जाएगा इसका, पोटेशियम नाइट्रेट। सिंपल से एग्जांपल है, सबसे पहले हमने देखा है, क्या लिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। देखो जैसे मान लो तुम्हें अंग्रेजी में लिखा हुआ नहीं दिया रासायनिक समीकरण, लेकिन शब्द समीकरण के रूप में लिखा हुआ दे दिया। जैसे हिंदी में हम जब लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। तो शब्द समीकरण में भी हमें देखो 4 चीजें नजर आ रही हैं। अब क्या करना है, सिल्वर को क्लोराइड के साथ जोड़ दो और पोटेशियम को नाइट्रेट के साथ जोड़ दो, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये सिखाने के लिए, हर बार ऐसा ही हो जरूरी भी नहीं है, सिखाने के लिए। कैसे, क्योंकि 10th वाले बच्चे पहली बार ये चीजें पढ़ते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 10th वालों को। इसी प्रकार से देखिए, अब मैं इसको लेता हूं, ये कौन है हमारा, सब इसको जानते हैं, ये है कॉपर सल्फेट। ये कौन है, कॉपर सल्फेट, जिसका विलयन नीले रंग का होता है। जिसका विलयन कैसा होता है, नीले रंग का। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन है ये दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसा हमने पिछली बार किया वैसा ही इसमें करना है। क्या करना है, कॉपर को कहां जोड़ दो, OH के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ दो, और जो सोडियम है उसको किसके साथ जोड़ दो, सल्फेट के साथ जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो, सल्फेट के साथ जोड़ दो। तो इसी प्रकार अब हम उत्पादों में बात करें तो क्या बनेगा, ये हो गया हमारा कॉपर और हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, सूत्र क्या है, CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका नाम, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से ये क्या बना है, सोडियम सल्फेट, है ना। अभी अब संयोजकता के चक्कर पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा क्या है, क्या है ये, सोडियम सल्फेट। अब यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी, सर यहां पर तो सोडियम सिंगल लिखा है, मतलब है ना, 2 नहीं लिखा, लेकिन यहां पर 2 लग गया, कैसे। तो बेटा सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, -2, तो इसके साथ जो -2 है, 9th में सीखा ना सूत्र कैसे लिखते हैं, वो इसके साथ लगेगी। और सोडियम की कितनी होती है, +1, जो सिंगल मान लो 1, तो 1 यहां लगेगा, मतलब सल्फेट के साथ कुछ नहीं लगाना, जबकि सोडियम जो है वो उसका 2 इधर आ जाएगा। यही होती है ना बात, 9th में सीखा है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड की होती है -1 वैसे तो, लेकिन यहां पर क्या लेंगे हम, माइनस को मारो गोली, क्या लेंगे 1। और कॉपर की कितनी होती है, 2 +2, तो जो कॉपर की संयोजकता है वो किसके साथ लग जाएगी, हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो हाइड्रोक्साइड की संयोजकता है वो कहाँ लगेगी, कॉपर के साथ। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन पर ऐसा लिखा नहीं जाता, ध्यान रखना, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती। और एक और चीज क्या देखी है हमने 9th में, कि अगर यहां पर भी 2 हो, यहां पर भी 2 हो, तो 2 से 2 मर जाता है, और क्या लिखेंगे, अब कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। 1-1 लिख सकते हैं, 2-2 होती तो 1-1 लिख सकते थे, लेकिन 1-1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, और क्या बना, सोडियम सल्फेट। कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये क्या है, अब ये हमारा यहाँ पर जो उत्पाद है वो यहाँ पर अभिकारक के रूप में ले लिया है, तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। ये कौन है, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है, ये बेरियम क्लोराइड है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। दोस्तों अभी क्या है, तुम्हें नाम याद नहीं होंगे, कौन बेरिलियम, कौन बेरियम, है ना। तो देखिए बोरॉन के लिए बी काम आता है, बी का यूज किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है बोरॉन को, बेरिलियम को बी से, और बेरियम को बी ए से, बी बी ई बी ए। ये है बोरॉन, बेरिलियम, बेरियम, ठीक है। तो धीरे धीरे जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें आवर्त सारणी, द पेरियोडिक टेबल, तो यहां पर मैं सब सिखाऊंगा कैसे ट्रिक्स से उस पूरी टेबल को याद किया जा सकता है और बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार 10th के कोर्स में है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी को पूरे जो 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, उन सबको बनाना मैं सिखाऊंगा ट्रिक के साथ। तो यहां पर क्या है, सोडियम सल्फेट है, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। फिर क्या करना है, सोडियम को किसके साथ जोड़ना है, क्लोराइड के साथ या क्लोरीन के साथ जोड़ना है, और जो बेरियम है उसको कहां जोड़ना है, सल्फेट के साथ। अब तो मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल के बाद ये तीसरे में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो
बेरियम को किसके साथ जोड़ना है, हमें बेरियम को सल्फेट के साथ जोड़ा है, बेरियम को सल्फेट के साथ, यानी कि इसकी 2 होगी संयोजकता और यहाँ पर भी क्या होगी 2, तो दोनों को कैंसिल कर दिया। और इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, अब इसकी भी कितनी है 1 और इसकी भी कितनी होती है 1, तो वहां पर हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये क्या बना, ये बना बेरियम सल्फेट, ये क्या बना बेरियम सल्फेट, और ये क्या है हमारा सबको पता है नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी अभिक्रिया को लिख सकते हैं और नाम भी आराम से उसका लिख सकते हैं, ये कौन है क्या है, आराम से बनाया जा सकता है नाम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस एग्जाम्पल की। तो देखिए यहां पर ये क्या है, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड, ये कौन है कैल्शियम क्लोराइड है। हालांकि मैंने इन तीनों रिएक्शंस में इनके जो फॉर्म होती है फिजिकल स्टेट है वो नहीं लिखी है, लेकिन इसमें मैंने इनकी सबकी फिजिकल स्टेट लिखी है, भौतिक अवस्था किस रूप में है ये, तो ये एक्वेटिक या एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन के रूप में है, ये भी जलीय विलयन एक्वेटिक फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड और वो भी एक्वस। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, ये कौन है एल्यूमिनियम सल्फेट है, कौन है एल्यूमिनियम सल्फेट, एक्वस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में एक्वस। अब देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहां पर सर 3 क्यों लगाया बेटा, एक तो या तो सूत्र याद कर लो या फिर अगर बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी। जैसे कैसे बना, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3, तो वो 3 कहाँ लगेगा, इसके साथ लगेगा, लगेगा ना भाई। और सल्फेट की कितनी होती है -2, तो वो 2 कहाँ लगेगा, इसके साथ लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम की कितनी होती है, एल्यूमिनियम की होती है +3 या 3+ या +3 कैसे भी लिखा जा सकता है, जबकि सल्फेट जो होता है उसको लिखते हैं -2। तो ये 2 कहाँ लगेगा दोस्तों, यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन गया Al2, और जो 3 है वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा 3, तो क्या बन गया Al2SO4 थ्राइस, SO4 होल थ्राइस। तो ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब क्या करना है, कैल्शियम को किसके साथ जोड़ना है, सल्फेट के साथ जोड़ना है, और जो एल्यूमिनियम है उसको कहाँ जोड़ना है, क्लोराइड के साथ जोड़ना है। तो अब देखिए ये क्या बन गया हमारा कैल्शियम, ये क्या बन गया कैल्शियम सल्फेट बन गया, ये कौन बन गया कैल्शियम सल्फेट बन गया, कैल्शियम सल्फेट। अब वो क्या है, वो बचा एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बचा एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सर यहां पर Al2 था, है ना, यहां पर Cl2 था, Al2Cl2, क्लोरीन के साथ 2, एल्यूमिनियम के साथ 2। सर यहां पर एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन 3, तो बेटा जो यहां पर जो नियम था, सिद्धांत था संयोजकता वाला, वो सिद्धांत भी वहीं पर लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि एल्यूमिनियम को कितनी होती है 3, तो 3 कहाँ लगेगा क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, और क्लोराइड का कितना होता है 1, तो वो कहाँ लगेगा एल्यूमिनियम के साथ। तो कोई दिक्कत 1 को लिखने की जरूरत तो होती ही नहीं। तो हमारा क्या बन गया सूत्र AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये है हमारी कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो आराम से समझ में आ गई होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट तरीके से, मतलब शॉर्ट क्या समझाते हुए सिखाया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं पर, उपचयन एवं अपचयन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सबको एक बार दोबारा से बिना देखे बनाने की कोशिश करनी है तुम्हें। ठीक है, डायरेक्ट याद करना है। कॉपर सल्फेट की क्रिया जब NaOH से कराई जाए या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो क्या होगा, क्योंकि 10th में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, NCERT जो बुक आ रही है उसमें जो NCERT के पेपर होते हैं ना, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिएक्शन लिखी, यहाँ पर ये एरो लगाया, यहाँ पर लिखा A और यहाँ पर लिखा B, और कहेगा क्वेश्चन क्या आएगा, निम्न अभिक्रिया में A और B को पहचानिए या A और B के नाम बताइए। तो हमें पहले रिएक्शन आनी चाहिए। वैसे तो देखो ये अगर दे दिया तो कॉपर को कहाँ जोड़ना है, OH के साथ, लेकिन संयोजकता का ध्यान रखना ही होगा, वरना ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो गलत हो जाएगी। और दूसरी बात, बैलेंस करना जरूरी है। सबसे पहले तो सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है, सूत्र याद नहीं है तो बनाने आने चाहिए। और दूसरी बात, उसको बैलेंस करना मैंने सिखा दिया है, कैसे बैलेंस करें। एक वीडियो है जिसको सर्च मार सकते हो आप, RK साइंस क्लासेस रोहित मेहता के नाम पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट खोलकर वहाँ पर 10th की वीडियो पढ़ें, वहाँ देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, RK साइंस क्लासेस रोहित मेहता। इसके बाद मैं चलता हूँ। तो दोस्तों विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको अंतर भी समझ में आ गए होंगे कि विस्थापन में क्या होगा और द्विविस्थापन में क्या होगा। अब एक बात शर्त और है भाई, जो मैंने बताया कि मोटा आदमी हमेशा पतले आदमी को भगाता है, वो विस्थापन अभिक्रिया के लिए, द्विविस्थापन के लिए नहीं है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लग रहा है मान लो,
पर यहाँ पर दोनों जगह से एक्सचेंज होना है, ठीक है। तो अगर मानोगे तो भी ठीक है, नहीं मानोगे तो और भी ज़्यादा ठीक है। क्योंकि विस्थापन में ये देखना है कि मोटा आदमी यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व पतले आदमी को यानी कि कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से उठाकर भगा देता है। अब हम चल रहे हैं दोस्तों अगली जो रासायनिक अभिक्रिया उसकी तरफ। क्या है? उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। और इनके नाम मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बड़ी सिंपल से नाम है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या दिया है? उपचयन। तो उपचयन एवं अपचयन। और यहीं पर एक और समीकरण हम पढ़ सकते हैं इसी के साथ। रासायनिक जो अभिक्रिया है वो क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी क्या हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उनको रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए परिभाषा, ऑक्सीकरण किसी भी, जैसे कि मैंने ये सबसे पहले रिएक्शंस में एग्जांपल्स लेता हूं मैं इस बार। क्या लेते हैं? एग्जांपल। जैसे कि मैंने किसी कोयले को या कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया है तो क्या बनती है हमारे पास? CO2 गैस बनती है। क्या बनती है? CO2 गैस। तो किसी भी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होना, हो गया संयोग, ऑक्सीजन का संयोग होना। किसका? ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। पहली शर्त, ऑक्सीजन अगर किसी तत्व में या यौगिक में जुड़ गई तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। दूसरी बात मैं क्या करूं, जो ऑक्सीजन है वो एक कैसा तत्व है? ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीजन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व है। तो मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूं, दूसरी, ऋण विद्युतीय तत्व का, ऋण विद्युतीय या विद्युत ऋणी दोनों प्रकार से कह सकते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन। ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन अगर हो तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम कहेंगे ऑक्सीकरण। चलिए, ये तो मैंने दिया है ऑक्सीजन को। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग होना भी ऑक्सीकरण है। जैसे कि ये देखो रिएक्शन, इसके बाद हम और ले सकते हैं। मैग्नीशियम का फीता जलाया था, क्या बना था? 2MgO बना था। क्या बना था? 2MgO बना था। ऑक्सीजन का क्या हुआ? योग हुआ। मतलब यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन भी हो गई और ऑक्सीकरण भी हो गई। दो अभिक्रिया यहां पर संपन्न हो गई। दो अभिक्रिया यहां पर। पहली रिएक्शन क्या है? संयोजन। क्या होता है संयोजन? पढ़ चुके हैं हम। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर संयोजन भी हो गई और ऑक्सीकरण जुड़ी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण भी हो गया। और ऑक्सीजन क्या है? एक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व का अगर संयोग होता है तो उसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिए, ये तो ऑक्सीजन के आधार पर था, मैं अब दे रहा हूं हाइड्रोजन के आधार पर। किसके आधार पर? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निष्कासन अगर हो, अगर किसका निष्कासन हो? हाइड्रोजन का निष्कासन। एग्जांपल अभी दूंगा। हाइड्रोजन का अगर निष्कासन होता है, देखो ऑक्सीजन तो जुड़े तो ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है, वो भी जुड़े तो ऑक्सीकरण है। लेकिन हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए तो यहां पर भी क्या होगी? ऑक्सीकरण ही होगी, उपचयन होगी। और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? धन विद्युतीय तत्व होता है। +1 संयोजकता होती है ना। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, ये भी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा 4 प्रकार से मैं दे सकता हूं। हालांकि आरबीएससी में एक और है इलेक्ट्रॉन के आधार पर वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। तो ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण है और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन भी कह दें तो भी क्या है? ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात है। अब देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो H2S + Cl2 क्या है? इसका एग्जाम्पल में मैं क्या ले सकता हूं? H2S और +Cl2। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है। और ये क्या है? क्लोरीन है। क्या बनेगा? इधर क्या बनेगा? अब हाइड्रोजन का क्या करना है? हमें निष्कासन करना है। क्या बनेगा? 2HCl + S। क्या बनेगा? 2HCl + S। बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। तो यहां पर क्या हुआ है? हाइड्रोजन का सल्फर से क्या हो गया? मतलब H2S से क्या हो गया? हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। किससे? यहां पर देखिए, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ी है? सल्फर के साथ जुड़ी है। और यहां पर सल्फर क्या हो गई? अलग हो गई। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। तो यहां पर भी क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है।
क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन कैसा तत्व है, एक धन विद्युतीय तत्व है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण है। चलिए तो दोस्तों मैं परिभाषा लिखता हूं, आपके परिभाषा क्या बनी हमारे सामने, क्या परिभाषा निकलकर सामने आई। अभी तो हमने क्या देखे, एग्जाम्पल देखे, अब मैं जा रहा हूं लिखने परिभाषा के। वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व, तो ऋण विद्युतीय तत्व का योग। चलिए 2 प्रकार तो हो गए, इसके बाद फिर कॉमा लगाया क्योंकि हम तीसरा क्या लेंगे, हाइड्रोजन का निष्कासन। क्या लेंगे भाई, मैं यहां पर O2 लिखे तो भी ठीक है और O अकेला लिखे तो भी ठीक है, हाइड्रोजन का निष्कासन। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युतीय तत्व है, तो मैं क्या कहूंगा, धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, निष्कासन होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो या ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, जबकि हाइड्रोजन का निष्कासन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए नहीं चाहिए इसमें। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए Mg+O2 ये हम करा चुके हैं एग्जाम्पल, और ये बैलेंस कर दी मैंने 2Mg, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो इंक थोड़ी कम हो गई है, अभी डालेंगे। फिर इसके बाद अभी मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था H2S, किसके साथ क्रिया कराई थी, Cl2 के साथ क्या बना था, 2HCl प्लस सल्फर बनी थी। ये भी किसका अभी उदाहरण हो गया, उपचयन, ऑक्सीकरण का। इसी प्रकार से मैं तीसरा एग्जाम्पल ले सकता हूं, कॉपर की क्रिया भी किससे करा दूं, ऑक्साइड से या ऑक्सीजन से करा दें, तो क्या बनता है 2CuO, ये कर दी मैंने इसको बैलेंस। तो ये सारी अभिक्रियाएं क्या हैं, सारी अभिक्रियाएं एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ही सभी एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां पर देखिए जो कॉपर, देखो ये क्या है, ये कॉपर चूर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि कॉपर चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर, कॉपर चूर्ण को क्या कहा कि कॉपर चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करने पर काली परत चढ़ जाती है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा जब कॉपर के चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए, तो कॉपर चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर काली परत चढ़ जाती है, जो किसकी होगी दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो काली परत चढ़ जाती है जो कॉपर ऑक्साइड की होती है, जो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो देखिए ये हमने आज के लेक्चर में बस यही प्रोग्राम ऑलरेडी 24 मिनट के आसपास का हो चुका है। तो देखिए इतना भाई समझा तो सकता था, लेकिन अभी दूसरे सर भी आने वाले हैं जो अभी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स वाले सर आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो देखिए ये क्या है, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन निकलेगी या फिर हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है तो उसका निष्कासन, तो यानी कि हाइड्रोजन का निकलना या फिर धन विद्युतीय तत्व का निकलना। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और चौथा क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ये सभी अभिक्रियाएं जो होंगी, जिसमें भी होंगी, वहां पर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तुम्हारे सामने क्या है, एग्जाम्पल है, और ये इंपोर्टेंट है क्योंकि बुक में इसको लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है। तो जब भी लैंग्वेज के रूप में होगा वो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कॉपर चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर काली परत चढ़ जाती है। इस पर क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। कोई भी धातु हो, कोई भी अधातु हो, ध्यान से सुनना, कोई भी धातु हो, कोई भी अधातु हो, किसी को भी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं या जला रहे हैं तो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। इस चीज को नोट कर लेना। पहली बात, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं या जला रहे हैं तो ऑक्साइड बनेगा। अब धातु अलग ऑक्साइड बनाती है और अधातु अलग ऑक्साइड बनाती है, बस इतना याद रखें। अगले लेक्चर में, अगले जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे कि धातु द्वारा जो ऑक्साइड बनाए जाते हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, कैसे पता लगाएंगे, अगले चैप्टर में है। और जो अधातु होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, कैसे, क्यों, उसके बारे में हम अगले
चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। हमने आज 2 अभिक्रियाएं देखी हैं, एक तो द्विविस्थापन, आराम से पहचान सकते हो, और दूसरी हमने कौन सी रिएक्शन देखी है, ऑक्सीकरण। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बात करूंगा अपचयन, अवक्षेपण और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 4 अभिक्रियाएं अभी शेष हैं। तो अपचयन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 2 रिएक्शंस और एक अवक्षेपण अभिक्रिया बची हुई है। उसके बाद हमारी 2 हेडिंग और हैं जिसमें हम पढ़ेंगे उपचयन के दैनिक जीवन में उदाहरण, उपचयन के दैनिक जीवन में उदाहरण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।